नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा यानी जो मध्य प्रदेश शिक्षक आपकी माध्यमिक शिक्षक है, इनकी जो चॉइस फिलिंग है ये आपका प्रारंभ है। अब चॉइस फिलिंग में आपकी महत्वपूर्ण डेटों को ध्यान से देखना है। तो आपकी चॉइस फिलिंग है जो 2 मार्च से आपकी प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 15 मार्च रखी गई। तो आपके पास अभी लगभग 5 दिन अभी आपके पास है। और इसमें आपको किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे और इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो आज की वीडियो में इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाली हैं। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पहले इसका जो विस्तृत जानकारी है, इसके जो इंस्ट्रक्शन है, इनको जरूर आपको पढ़ना है और चॉइस फिलिंग में आपको संभाग और विशेष रूप से आपकी जो भी जानकारी है इनको सही तरीके से आपको फिल करना है ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए। तो सबसे पहले तो हम आपके जो भी डाउट आपके आने वाले हैं तो इन्होंने क्लियर किया है। पहले एक बार आप इसके डाउट को देख लेते हैं ताकि आप उसमें आगे गलती ना करें। तो सबसे पहले यदि आपको डाउट है कि आप जन प्रवर्ग यानी दिव्यांगता श्रेणी या भूतपूर्व श्रेणी, अतिथि या आरक्षित आपके जो वर्ग में परिवर्तन हो सकता है, तो आप इसमें नहीं कर सकती हैं क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है। चूँकि आपने जो ईएसपी के ऑनलाइन फॉर्म में फिल किया था तो वही डेटा के आधार पर आपका रिजल्ट आया है और वही डेटा इन्होंने इस विभाग को आपको भेजा है, तो इसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा देखिए, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक मान्य होगा, तो 30 अप्रैल 2025 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। इसको आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा देखिए, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शिक्षण सत्र में कार्य किया हो और एक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस का अनुभव होने पर उसे एक सत्र का अनुभव माना जाएगा। और जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त या जिला आपका जो संयोजक आपका के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विस्तृत आपका जो विवरण है निर्देशिका में पढ़ें तो इसकी भी जानकारी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा देखिए, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्र उपाधि नियमित रूप से प्राप्त की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। तो देखिए, जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्र उपाधि प्राप्त की हो तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। सिंपल बात है, यदि आपने कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसी टाइम पर पढ़ा रहे थे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन वो तो वैलिड रहेगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो माना नहीं जाएगा। चूँकि आपके रेगुलर है तो यहाँ पर भी आपको जाना होगा और यहाँ पर भी जाना होगा, तो एक समय में दोनों जगह आप जाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा शासकीय शाला जिसमें अतिथि शिक्षक का अनुभव प्राप्त किया है उस स्थान जिसमें ग्राम हुआ या शहर एवं जिस कॉलेज से पत्र उपाधि या पत्र उपाधि आपका डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की है वह स्थान शहर या गाँव दोनों समान होने की स्थिति में उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा यहाँ पर देख सकते हैं मान्य नहीं होगा। तो इसको आप देख लेने। इसका देखिए, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है तो मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता अमान्य होगी। ध्यान से देख लीजिए, आपका चयन हुआ है अतिथि शिक्षक में लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिर बाहर कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर अमान्य होगा। और प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से की हो जाएगी। तो जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी पर उनके लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा देखिए, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, तो यहाँ पर नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही डिजिटल वाला ही मान्य होगा। तो ये तो सिंपल बात है, जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के हैं तो यूआर कैटेगरी से ही यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, तो उनके लिए तो कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखिए, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम, पिता या पति के नाम से मान्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही देख सकते हैं नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। तो आपको ध्यान से देख लेना, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है आपके फादर्स के नाम का ही बना होना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान आपको रखना है, पति के नाम का आपका नहीं चलेगा। और चूँकि आपकी सभी डिटेल्स भी आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपने फॉर्म में फिल किया होगा और 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपकी जानकारी फिल होती है, तो वही आपका वैलिड रहेगा, उसी में आपका फादर्स का नाम भी रहता है। इसके अलावा देखिए, पीईबी या जो ईएसबी है एमपीएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है किंतु मैं ईडब्ल्यूएस से नहीं आती हूँ या नहीं आता हूँ, तो क्या करूँ। तो मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थता अमान्य होगी। देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस वर्ग की अभ्यर्थता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित सूची से पात्रता जिसमें परीक्षा आपकी
एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर होने पर मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही यहाँ पर प्रतीक्षा सूची से होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आपको हम बार बार बोलते हैं, जब भी आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हड़बड़ी मत कीजिए। एक छोटी सी गलती का टैग आपको भारी यहाँ पर पड़ सकता है, तो इसको जरूर आपको ध्यान से देखते जाना है। इसके अलावा देखिए, महिला EWS होने की स्थिति में किसकी आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो EWS यहाँ पर देखिए, महिला अभ्यर्थी के विवाहित होने पर पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र एवं अविवाहित होने पर पिता की आय के आधार पर जारी आपका जो प्रमाण पत्र है। सिंपल बात है, यदि आप विवाहित महिला हैं, फीमेल अभ्यर्थी हैं, तो आपके जो हस्बैंड या पति का आय है उसके आधार पर EWS माना जाएगा। और यदि आप अविवाहित महिला है तो आपके जो पिताजी की आय है उसके आधार पर आपका EWS सर्टिफिकेट माना जाएगा। इसके अलावा देखिए, मैंने PEB या ESP की परीक्षा में त्रुटिवश SC पर टिक किया था, जबकि मैं ST से आता हूँ या आती हूँ, मुझे ST में नियुक्ति मिलेगी क्या। तो मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता अमान्य होगी। ध्यान से देख लीजिए, अभ्यर्थता अमान्य होगी, यानी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए, प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित वर्ग में मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर पात्रता अनुसार यहाँ पर प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई की जाएगी। इसको यहाँ पर देखेंगे आप। इसके अलावा देखिए, मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सेना पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थता अमान्य होगी। तो मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता अमान्य होगी और वेटिंग आपकी जो है प्रतीक्षा सूची में वेटिंग लिस्ट से यहाँ पर कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर सैनिक प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर फिर यहाँ पर आपको कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट फिर यहाँ पर आपको देखा जाएगा कितने नंबर हैं। इसके अलावा देखिए, दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो डिसेबिलिटी के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी और प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांगता की श्रेणी क्रम के आधार पर पात्रता एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर फिर पात्रता अनुसार कार्यवाही की प्रतीक्षा की जाएगी। सिंपल बात है, जो आपको मेन लिस्ट में आया है यहाँ से तो आपको अमान्य किया जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट के आधार पर आपका देखा जाएगा आपका नाम यहाँ पर शामिल होता है या नहीं होता है। तो इसलिए आपको कोई भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो आपको यही छोटी छोटी गलती ही, आपको एक छोटा सा आपने गलती से टिक कर दिया, तो वहाँ तो आपने टिक किया, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी आपकी मुसीबत यहाँ पर हो चुकी है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा देखिए, मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा। तो मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांगता श्रेणी जो कि मेरिट के आधार पर दोनों आपकी जो चयन परीक्षा और आपकी पात्रता परीक्षा के आधार पर आपकी प्रतीक्षा सूची से आपकी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत सारी अभ्यर्थी इसमें गलती करती हैं, एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है या अमान्य है। तो 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थता अमान्य होगी। ध्यान से देखिए, यदि 2 अपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए BA कर रहे हैं और कोई और जैसे आप मान लीजिए DC या PGDCA भी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो दोनों रेगुलर हैं तो आपकी अमान्य होगी, माना नहीं जाएगा। लेकिन नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्यायी उपाधि होने पर अभ्यर्थता आपकी मान्य होगी। जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए BA आपने रेगुलर कर लिया और आपका जो DC है PGDCA आपने प्राइवेट कर लिया, या आपने BA प्राइवेट कर लिया, आपका कोई और आपने ग्रेजुएशन या कोई भी सर्टिफिकेट किया है तो वो आपका एक प्राइवेट हो एक रेगुलर, सिंपल बात है, तो आपका ये मान्य होगा। इसके अलावा देखिए, एक नियमित उपाधि एवं एक नियमित पत्र उपाधि होने पर अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। इसके अलावा देखिए, एक नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्यायी पत्र उपाधि होने पर अभ्यर्थता मान्य होगी। सिंपल बात है, आप ग्रेजुएशन भी किए हैं और आपने डिप्लोमा किया है एक रेगुलर से प्राइवेट से, तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। केंद्रीय सेवा हेतु जारी या केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र का मान्य होगा। तो सिंपल बात है, आपको केंद्र का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की यानी स्टेट की जॉब है तो आपको स्टेट का ही सर्टिफिकेट लगेगा। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, इसमें क्या होगा, तो उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र आपको देना होगा कि आपका ये नाम था और आपका ये नाम यहाँ पर हो गया है, तो इसका एफिडेविट यानी शपथ पत्र आप लगा सकते हैं। क्या बोनस अंक हटाने पर शेष अंकों के आधार पर चयन सूची की पात्रता होगी, तो पात्रता नहीं होगी, अभ्यर्थता आपकी अमान्य की जाएगी। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण डाउट थे जो कि आप सभी को यहाँ पर जानना अति आवश्यक है। बाकी इसकी काउंसलिंग कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग, चलिए आपको एक सिंपल हम दिखा देते हैं। सिंपल आपको टाइप करना MPTRC और सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की जो लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए इस प्रकार का पेज दिखेगा, तो आपको जो जनजातीय कार्य विभाग आपको दिख रहा है इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। आपको सिर्फ यहाँ पर हम सिंपल दिखा रहे हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिख रहा है, तो जो माध्यमिक शिक्षक आपको दिख रहा है इसी माध्यमिक शिक्षा पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो एक नया रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी आपको डाउट यहाँ पर जितनी भी आपकी डाउट हैं सभी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं।
इसको पढ़ लीजिए। सेवा शर्त नियम, चयन परीक्षा पुस्तिका, इसको पढ़ सकते हैं। और आपके जो फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन थे जो ये आपको हमने बताया वीडियो में, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पढ़ लीजिए। और इसकी जो निर्देशिका है, नियोजन निर्देशिका, इसको जरूर पढ़ लीजिए। इसमें सभी डाउट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कैंडिडेट लॉगिन या साइन अप पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको माध्यमिक शिक्षक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या रोल नंबर, इनमें से कोई एक फिल कीजिए। और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है यहाँ पर, फॉरगेट पासवर्ड। इसी फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आप, तो आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो माध्यमिक शिक्षक। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, वो फिल कीजिए और इस कैप्चा को फिल कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। तो आपका एक पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसी पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना है। तो आगे की प्रोसेस आपको जो यहाँ पर यूजर मैनुअल इन्होंने दिया है उसके आधार पर आपको हम समझा देते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सब में पढ़ सकते हैं वहाँ की। आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, उसका आपको सत्यापन यहाँ पर करना होगा। और ओटीपी ईएसपी के जो फॉर्म में दर्ज आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर ही आपको प्राप्त होगा। यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दोनों ही बदल गए हैं तो आप जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय में संपर्क कर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करा सकती हैं। यदि मान लीजिए आपका किसी कारण से आपका मोबाइल नंबर कहीं बंद हो गया है तो फिर आपको यहाँ पर जाना होगा और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज आपको कराना होगा। इसके बाद देखिए आपको इस प्रकार का पूरा प्रोसेस आएगा जो आपको बढ़िया आपको बताया है। इसके अलावा यहाँ पर आप इस जानकारी को ओटीपी को फिल करेंगे। आप यहाँ पर आप इसको फिल कर लीजिए और यहाँ पर वेरीफाइड आपको करने के बाद आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है यहाँ पर आपको इस प्रकार से। बाकी आप एक बात और ध्यान दीजिए, यदि कहीं किसी साइबर कैफे से आपको अप्लाई करा रहे हैं तो एक बार आपको सही तरीके से चेक जरूर कर लेना है। उसके बाद एक फॉर्म को आपको लॉक कराना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। इसके बाद इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे आप, ये आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस सब यूजर मैनुअल है, आप यहाँ पर जब करेंगे तो आपको उस समय यहाँ पर देखने को मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप करेंगे और आपके ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड होंगे तो इनको इस प्रकार से आप चेक करेंगे। ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर रहने वाली है। अब एक बात और, यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या आ रही तो इनके जो हेल्पलाइन नंबर है एमपी ऑनलाइन का, इस पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब जो नियोजन निर्देशिका, इसको जरूर ध्यान से आपको पढ़ लेना। इसमें सभी जितने भी आपके डाउट हैं सभी एक एक जानकारी यहाँ पर दी गई है और आपकी एप्लीकेशन फीस दी गई है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और यदि एक से ज़्यादा आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं अलग पेज की तो फिर 5 रुपये प्रति पेज आपको लगेगा। बाकी ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ समस्त संभागों, आपको जिन अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कार्य दस्तावेज अपलोड एवं समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम आपको दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो एक काम आपको जरूर कर लेना है, यदि आपने किसी साइबर कैफे से या आप स्वयं ही चेक कर रहे हो और आपने फीस पेमेंट कर दिया है, फीस पेमेंट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए और एक बार दोबारा से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करके इसी प्रकार से इसको लॉगिन करेंगे आप। इसी डैशबोर्ड को लॉगिन करके एक बार और फॉर्म को चेक कर लीजिए। उसमें आपको जब जैसे पेमेंट कर देते हैं आप, इसको लॉगिन करके दोबारा से एक बार इसको अपने फॉर्म को रिव्यू जरूर कीजिए कि फीस पेमेंट आपकी हुई है या नहीं हुई है। यदि फीस पेमेंट आपकी नहीं होगी तो आपको फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट ही माना जाएगा, आपको आगे के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह समझा जाएगा कि आप चॉइस फिलिंग में इन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते हैं। और पद स्थापना के लिए आपकी जो चॉइस फिलिंग है इनको भी आपको सही तरीके से जिले को अच्छी तरीके से आपको फिल करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको समस्या होगी, फिर आप बाद में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी बार दिखा देते पेमेंट करने का तो किस प्रकार के दिखेगा। यहाँ पर एक सिंपल हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे फीस को पेमेंट करेंगे तो आप सबसे नीचे देखिए आपको फीस डिटेल आपको दिखेगी। इस प्रकार की क्यूआर कोड आपको दिखेगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, जीएसटी नंबर, आपका टोटल फीस आपको इसको जरूर आपको ध्यान से रखना है। यदि ये आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आपको दोबारा से फीस को पेमेंट कर देना है। और आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो एमपी ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। यदि आप कहीं से भी फिल करा रहे हैं तो वहाँ पर दोबारा से एक बार और जाकर आपको दोबारा से चेक करा लेना है। यदि इसमें पेमेंट नहीं होती है तो आप यहाँ पर एग्जाम से ही बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान से रखना है। बाकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।